Welcome back to Devan's Biology. In this video series of respiration in plants, we have discussed in detail the full mechanism of respiration. Now we are discussing the previous year NEET questions. We have already discussed few questions on the topic respiration in plants. Let us continue today with a few more questions. The question is, the three boxes in this diagram, these three boxes A, B and C, represents the three major biosynthetic pathways in aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने तीन मेजर पाथवेज पढ़े हैं. ये जो बॉक्सेस हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ द एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें आप देखो फ्रॉम 1 to 12 नंबर तक के एरोज भी दिए हुए हैं. ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एरोज रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. तो ये जो एरो है, ये एरो शो करेगा द रिएक्टेंट, और इसमें से जो निकल रहा है ये एरो शो करेगा द प्रोडक्ट. राइट. अब क्वेश्चन इनका क्या है? द एरोज नंबर्ड 4, 8 एंड 12. एरोज नंबर्ड 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी. ये जो 4, 8 एंड 12 हैं, ये क्या हो सकते हैं? अब इनको समझने के लिए हमें जितने भी यहाँ पे अननोन हैं सबको समझना पड़ेगा. सबसे पहले ए, बी एंड सी क्या है वो देखना पड़ेगा. इतना इन्होंने बताया कि ये ए, बी और सी जो है ये तीन मेजर पाथवेज हैं जो हमने रेस्पिरेशन के मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे. रेस्पिरेशन के मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था, सबसे पहला था हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में. राइट. तो ये मेटाबॉलिज्म जो था इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस. इस पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. इसका मतलब ए जो है वो क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्टेंट्स कौन से थे? ग्लाइकोलाइसिस में हमारे दो टाइप के रिएक्टेंट्स थे. एक एडीपी और दूसरा एनएडी प्लस. राइट. तो अब इनमें से वन जो है वो क्या होगा? ऑब्वियसली वन कैन बी ईदर एडीपी और एनएडी प्लस. तो हमारा एडीपी और एनएडी प्लस जो है वो इस वन को रिप्रेजेंट करता है. राइट. अब जब पाथवे ए कंप्लीट हुआ, मींस ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या निकला? जो एडीपी थे वो कन्वर्ट हुए एटीपी में, जो एनएडी थे वो रिड्यूस होके बने एनएडीएच. राइट. अब इसमें से 4 क्या है वो हमें देखना पड़ेगा. 4 क्या हो सकता है? 4 हो सकता है एटीपी. क्यों? क्योंकि एटीपी जो है वो इसमें से रिलीज हो गए थे. इसको अब आप सोचेंगे कि एनएडी जो है वो भी तो एनएडीएच बना था, लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तब हम देखते हैं कि ए जो है उसका आगे गया 2 में. अब ये 2 क्या है? सेकेंड प्रोसेस जो था हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा था? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन. लेकिन ये पूरा फुल पाथवे इसको हम नहीं कह सकते. दिस वाज जस्ट वन स्टेप, इसलिए इसको हमने एज अ 2 ले लिया है इधर. पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो हुआ था दैट वाज जस्ट वन स्टेप, इसलिए इसको हम पूरा मेटाबॉलिक पाथवे तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हमने यहाँ पे सेंटर में जस्ट 2 एज ए स्टेप की तरह डाला है. अब ये 2 क्या है? यहाँ से जब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था, पूरा मेटाबॉलिक पाथवे हुआ था, तो उसने बनाया था पायरुविक एसिड. सेकेंड स्टेप वाज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन. तो बना क्या था? बना था पायरुविक एसिड. सो व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड विल बी पायरुविक एसिड. अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए में. उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था? एनएडी रिड्यूस हुआ था एनएडीएच में. अब ये जो एनएडीएच बने थे इन ग्लाइकोलाइसिस और ये जो एनएडीएच बने इन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये दोनों एनएडीएच यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये दोनों एनएडीएच कहाँ चले गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. ये दोनों एनएडीएच कहाँ चले गए? लास्ट पाथवे में. जब हमने पूरा कंप्लीट अगर अच्छे से पढ़ लिया है मेटाबॉलिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमें सारे पाथवेज ऑलरेडी समझ में आते हैं. इतना तो एटलीस्ट समझ में आता है कि ए अगर ग्लाइकोलाइसिस है
ये 2 जो है वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो बी क्या होगा, उसकी नेक्स्ट स्टेज है क्रेब्स साइकिल, और सी क्या होगा, सी लास्ट स्टेज है ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट। अब ये जो NADH बनते हैं, ये NADH मूव कहाँ करते हैं, लास्ट स्टेज में, दैट इज ETS में। जब ये ETS में चले जाते हैं तो वापस रीऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ से ये जो थर्ड निकल रहा है, ये शो कर रहा है कि फर्स्ट और सेकंड A और 2 दोनों में से निकल के कॉमनली निकला है, क्या निकले हैं, NADH निकले हैं, और वो मूव कहाँ पे किए हैं, यहाँ पे। लेकिन अब क्रेब्स साइकिल आती है। क्रेब्स साइकिल में रिएक्टेंट कौन से हैं, क्रेब्स साइकिल में हमारे रिएक्टेंट जो हो सकते हैं, अब इसमें से जितना हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस उसको रखेंगे, बाकी सब हम हटा देंगे। ए पाथवे हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, बी इज क्रेब्स साइकिल एंड सी इज ETS। सेकंड जो है वो हमारा पायरुविक एसिड है। अब नेक्स्ट हम जब आगे जाते हैं, फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा था रिएक्टेंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, उसमें आता है इधर ADP और NAD+, इसमें से फर्स्ट में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेकंड हमारा पायरुविक एसिड हो गया। थर्ड हमारा क्या हुआ, थर्ड जो है वो हमारा NADH हुआ, NADH जो यहाँ से पास होके C पाथवे में गए थे। अब हम आगे चलते हैं B पाथवे में। B जो है दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में इनके रिएक्टेंट्स कौन से थे, क्रेब्स साइकिल में इनके रिएक्टेंट्स आते हैं इधर ADP और NAD+ और FAD। तो दिस फिफ्थ कैन बी एनी ऑफ दीज, क्योंकि उन्होंने एक कॉमन में दे दिया है कि रिएक्टेंट्स हैं। अब जब ADP कन्वर्ट होता है ATP में, तो वो उस साइकिल में से बाहर आ जाता है, तो वो उस साइकिल में से बाहर निकल के कहीं पे भी प्रोसेस होने नहीं जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP ही बनने हैं। तो यहाँ पे जो 8th है ये हमें क्या शो करेगा, ये यहाँ पे एरो निकल के बाहर आ गया है। 6th और 7th जो है वो C में एंटर कर रहे हैं, बट 8th C में एंटर नहीं कर रहा। इसका मतलब पहले हमें इनके प्रोडक्ट्स देखने हैं। प्रोडक्ट्स इसके कौन से होंगे, ADP का ATP, NAD gets converted into NADH, FAD gets converted into FADH2, राइट। अब इसमें से ATP जो है वो यहाँ से साइकिल में कंप्लीट उसका कन्वर्जन हो चुका है, इसलिए उसको आगे प्रोसेस नहीं होना। सो 8th वुड बी ATP, 8th वुड बी ATP। अब 6th और 7th जो हैं वो NADH और FADH2 में से कुछ भी हो सकता है। अगर 6th FADH2 है तो 7th जो है वो NADH होगा, और इट कैन बी वाइस वर्सा। तो NADH और FADH2 ये 6th और 7th में से कुछ भी हो सकते हैं। Why? Because these are the products of Krebs cycle, but reactants for C, that is last pathway, ETS, right? क्योंकि NADH और FADH2 ये दोनों ETS में एंटर करते हैं to get reoxidized। तो 8th हमारा क्या हुआ, ATP। और इसमें 2 लिखने रह गए हमारे, एक 9th और एक 10th। अब ये जो 9th और 10th हैं ये क्या हो सकते हैं, हमने देखा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये ETS जो है इस लास्ट स्टेज में देयर वाज कंजम्पशन ऑफ O2। तो इसका मतलब 9th और 10th में से O2 के चांसेस हैं कि O2 हो सकता है, 9th और 10th में से कोई O2 होगा, एज वेल एज जब ATP में कन्वर्ट होता है तो कौन होता है, ADP। तो इसके रिएक्टेंट्स में हमारा ADP आएगा। इसका मतलब इफ 9th इज O2 देन 10th विल बी ADP, और इट कैन बी वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों ही उसमें एंटर हो रहे हैं, तो इसमें ये स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे बचे 11th एंड 12th, जिसमें से हमारा 12th जो है वो क्या हो सकता है, ये जो NADH था, FADH2 था, ADP था, ये सब कन्वर्ट हुए थे ATP में, राइट। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट निकला ATP, और दूसरा जो O2 था
दैट फॉर्म्ड H2O। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन था कि एरोज नंबर 4, 8 एंड 12 ऑल कैन बी। अब ऑल में कौन से हैं? ATP, H2O, FAD प्लस और FADH2 एंड डी ऑप्शन इज NADH। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में से जो निकलता है फॉर्म होता है वो क्या है? ATP, और जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं NADH। NADH तो चले गए थे लास्ट पाथवे में, बचा क्या था हमारा? ATP। तो फोर्थ हमारा हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, फोर्थ जो है वो ATP है, राइट। इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में से जो निकले थे वो थे ATP और बाकी चले गए थे कहाँ पे? C में। तो एट्थ जो था वो हमारा क्या है? एट्थ हमारा ATP है। 12th और 11th में हमारा क्या आएगा? ATP और H2O। अब इन्होंने कहा 4th, 8th एंड 12th ऑल आर, तो ऑल में से 4th एंड 8th अगर ATP है तो हम कहेंगे कि 12th इज ATP एंड 11th इज H2O। और ये जो 8th है यहाँ से हमारा, यहाँ से क्रेब्स साइकिल में से ATP निकले थे और साथ में CO2 भी निकले थे। तो 8th ATP और CO2 दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमारा ऑल कैन भी लिखा है तो इट्स ATP कॉमन इन ऑल। सो हमारा आंसर है 4th, 8th एंड 12th आर ATPs। एरोज नंबर 4th, 8th एंड 12th कैन ऑल बी। कैन ऑल बी में फर्स्ट ऑप्शन इज ATP जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज H2O। H2O हमारा किधर आ रहा है? H2O हमारा 12th के ऑप्शन में आ सकता था लेकिन 8th और 4th में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको करेक्ट आंसर नहीं कह सकते बिकॉज हमें तीनों में एक कॉमन आंसर चाहिए। C है, C ऑप्शन है FAD या FADH2। FADH2 जो है वो आते हैं 6th और 7th के ऑप्शन में, क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल से निकल के मूव कर जाते हैं लास्ट स्टेज में। और फोर्थ ऑप्शन है NADH। 4th, 8th एंड 12th में NADH का कोई ऑप्शन हमारा नहीं है। सो द कंबाइंड ऑप्शन, कॉमन ऑप्शन इज ATP। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is aerobic respiratory pathway is appropriately termed। हमें इसके ऑप्शंस ही देखने पड़ेंगे पहले तो कि कहना क्या चाहते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे जो है उसको अप्रोप्रिएटली हम कौन सा टर्म दे सकते हैं। टर्म्स कौन से हैं? पैराबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक। इसके लिए हमें पहले ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। इन टर्म्स में से हमारा एनाबोलिक क्या होता है? एनाबोलिक इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव फेज जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। कैटाबोलिक इज डिस्ट्रक्टिव फेज जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। एंड एम्फीबोलिक इज व्हेन पाथवे इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। अब जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली हमें ये दिखाई देता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन, तो ब्रेकिंग डाउन तो मैंने आपको बताया इट्स अ कैटाबोलिज्म, तो इसका आंसर तो कैटाबोलिक होना चाहिए। लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे जब होता है तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स ऐसे निकलते हैं जो दूसरे पाथवेज में यूज होते हैं। तो दूसरे पाथवेज के लिए ये एनाबोलिक हुआ, इस पाथवे के लिए ये कैटाबोलिक हुआ, इसलिए अप्रोप्रिएट टर्म इनको यूज करने की अगर हम बात करें तो इसको हम एम्फीबोलिक भी कहते हैं। इसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यूज हुआ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट इज एक्चुअली रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केलॉइड्स, पिरामिडिन्स। फिर नेक्स्ट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इज इंटरमीडिएट इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है, जो मैंने ऑक्सैलो एसीटेट बोला वो भी क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट था। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है, राइट। अब ये क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट जो है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए अगर ये यूज हो रहा है
तो इस सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट एनाबॉलिक पाथवे में यूज हो रहा है। इसी टाइप से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये फॉर्म होता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर यूज होता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर कैरोटिनॉइड्स, टर्पीन्स, जिबरलिन्स, राइट। ऐसे हम एक और एग्जांपल लें, सक्सिनिल कोएंजाइम में। सक्सिनिल कोएंजाइम में भी आपको पता है एक इंटरमीडिएट है इन क्रेब्स साइकिल, बट सक्सिनिल कोएंजाइम इज आल्सो अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम। इतने सारे एग्जाम्पल हमने लेके ये देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे के जो इंटरमीडिएट्स थे वो यूज हो रहे थे फॉर सिंथेसिस ऑफ समथिंग एल्स। सिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इसलिए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड अगर हम इसके लिए यूज करने जाएं, जहां पे हमारे पास ऑप्शन एम्फीबॉलिक भी आता है, तो हमें एम्फीबॉलिक को चूज करना चाहिए। अदरवाइज इसको अगर एम्फीबॉलिक ऑप्शन में नहीं है, then it can be chosen as catabolism. Now let us move to the next question. In which one of the following do the two names refer to one and the same thing? इस क्वेश्चन में इनका मतलब है कि जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें हर ऑप्शन में इन्होंने दो नाम दिए हैं। तो ऐसा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें दो नाम एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, मीन्स वो दोनों एक ही चीज के नाम हैं। तो हमें इसमें डायरेक्टली ऑप्शंस पे ही जंप करना पड़ेगा। फर्स्ट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसको कहते हैं हम? मैंने आपको बताया था टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम ऐसी साइकिल को कहते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ पे बनते हैं? क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। तो यूरिया साइकिल नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल। क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हमारी कहाँ पे आती है? केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल। ये हमारी फोटोसिंथेसिस में आती है। फोटोसिंथेसिस, जब हम फोटोसिंथेसिस का जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें C3 साइकिल इज अ केल्विन साइकिल। रेस्पिरेशन में केल्विन साइकिल आती ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सी होती है? जिसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किसमें बना था? क्रेब्स साइकिल में। जो मेजर पाथवेज थे एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, उसमें से क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना था दैट वाज सिट्रिक एसिड। और अभी फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल because the first product that is formed is citric acid. So this is the correct option, tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. जब भी आप कोई पाथवे पढ़ते हैं या जब भी आप कोई साइकिल पढ़ते हो तो उसमें उसके बहुत सारे अलग अलग नाम दिए होते हैं। हर नाम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आपको जो भी साइकिल पढ़नी है उस साइकिल का सबसे पहले उनके कितने कितने नाम हैं, उनके डिस्कवरर के पीछे भी नाम होता है, उनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसके बेस पे भी उस साइकिल का नाम दिया जाता है, राइट। तो जितने भी साइकिल्स हैं या जितने भी पाथवेज हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी आपका आता है कि आपको उनके कितने अलग अलग नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड by aerobic oxidation of one molecule of glucose। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फुल ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं? इसको हम नेट गेन ऑफ ATPs भी कहते हैं। नेट गेन ऑफ ATP हमने जब देखा था, हमारी एक वीडियो है जिसमें पूरा नेट गेन ऑफ ATP, कितने ATPs बने, कौन से में से कितने ATPs बने, उसकी सारी कैलकुलेशन है। तो उसमें हमने सारी कैलकुलेशन करके ये देखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस है, सबसे पहला पाथवे, ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब हुआ तो उसमें 2 ATPs बने थे। बाकी क्या हुए थे? बाकी NADH बने थे।
राइट। फिर सेकेंड स्टेप था पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। NADH भी कितने बने थे? NADH 2 बने थे। एक NADH से कितने ATPs बनते हैं? 3 ATPs बनते हैं, तो टोटल 6 ATP हो गए। तो ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ? 2 + 6 8, राइट। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में भी 2 NADH बने थे। ये जो 2 NADH बने थे ये इलेक्ट्रॉन साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कितने ATP बनाते हैं? 2 × 3 6 ATP बनाते हैं। नेक्स्ट पाथवे जो है क्रेब्स पाथवे, उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATP बनते हैं, फिर 6 NADH बने थे। 6 NADH, ये 6 जो है ये जाते हैं ETS में, और कितने ATP बनाएंगे? 6 × 3 = 18। 2 FADH2 बने थे। एक FADH2 कितने ATP बनाता है? 2, तो 2 × 2 = 4। अब हमारे कितने टोटल ATP हो गए? 8 इन ग्लाइकोलाइसिस, 8 इन ग्लाइकोलाइसिस, 6 इन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, एंड 2 + 18 20, 20 + 4 24, 24 इन क्रेब्स साइकिल। ये हमारे टोटल मिला के हो जाते हैं 38 ATPs। So total formation of ATPs in one complete oxidation of glucose molecule is 38 ATPs. यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 2, 4, 38, 34। हमारा आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग। इसका मतलब पर मोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है तो नीचे जो दिए हुए प्रोसेसेस में उनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज हो रही है या जनरेट हो रही है? प्रोसेसेस है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल बाय एंट्रिक बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन fermentation into ethanol by yeast, and fourth option is glycolysis in skeletal muscle of sprinter performing a 100-meter dash। जो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी इज मच मोर, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी जनरेटेड इज मच मोर देन द एनर्जी जनरेटेड इन anaerobic respiration. So our right answer is aerobic respiration by germinating seeds. Next question is in Krebs cycle FAD participates as electron acceptor during the conversion of। Krebs cycle जब हमने पढ़ी थी तो Krebs cycle में हमने देखा था FADH2 बनता है, FAD was acceptor, electron acceptor and it gets reduced to form FADH2। लेकिन ये कौन से स्टेप में होता है? पहले इनके ऑप्शंस देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड। जब आप क्रेब्स साइकिल देखते हो तो उसमें सक्सिनिल कोएंजाइम A जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में फॉर्मेशन होता है GTP का। हमें किसका फॉर्मेशन चाहिए? हमें FADH2 फॉर्म करना है, क्योंकि इन्होंने कहा FAD पार्टिसिपेट कर रहा है, तो FAD पार्टिसिपेट करता है तो FADH2 बनाता है। लेकिन सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्जन होता है तो उसमें GTP फॉर्म होता है फ्रॉम GDP। नेक्स्ट ऑप्शन इज अल्फा कीटो ग्लूटेरेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम A। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम A, इस कन्वर्जन में किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? कोएंजाइम A एंड NAD+। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे यहाँ पे कौन सा हुआ? यहाँ पे हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FAD+ एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे NAD+ दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। जब सक्सिनिक एसिड व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड उस टाइम पे यूज होता है FAD+, रिक्वायर्ड होता है इस कन्वर्जन में FAD+। इसलिए ये जो हमारा कन्वर्जन है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड
तो ये जो कन्वर्जन है दिस विल बी अवर राइट आंसर। लेकिन हम लास्ट ऑप्शन भी जरूर देखेंगे। लास्ट ऑप्शन इज फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड कन्वर्जन इज अ सिंपल हाइड्रेशन प्रोसेस। उसमें H2O यूज होता है, हाइड्रेशन होता है। तो हमारे चारों ऑप्शंस में से एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FAD+ जो यूज हुआ है वो कौन से ऑप्शन में हुआ है? व्हेन सक्सिनिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने के लिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे उतना आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस और अच्छे से मेमोराइज होता जाएगा और आपके लिए और इजी होता जाएगा एग्जाम में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।